दोस्तों पिछले कई दिनों से मार्केट उबरने की कोशिशें करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ट्रम्प साहब फिर से आए और उनके एक दो स्टेटमेंट्स की वजह से देखते ही देखते भरभरा कर हमारा स्टॉक मार्केट फिर से करीब 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या हॉर्मुज में टेंशन्स फिर से शुरू हो गई हैं, क्या सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है और क्या इसकी वजह से स्टॉक मार्केट बड़े क्रैश की तरफ जा सकता है। डिटेल में बात करेंगे डाटा के साथ इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो पिछले कई दिनों से मेरा भी मन कर रहा था कि शेयर मार्केट में हमारे कुछ तो हो सकता है। अब कुछ तो हो सकता है का मतलब क्या है कि मार्केट में कुछ बड़ा मूव आ सकता है और वही हमें देखने को मिल रहा है। अब ट्रम्प साहब की पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखें तो वो आते हैं, कुछ बड़ी बातें करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद जब मार्केट एक बड़ा मूव कर जाता है तो फिर से वो पलटी मार लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से वो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, मार्केट सहम जाता है और फिर अपने स्टेटमेंट्स वापस ले लेते हैं। तो ईरान और यूएस के बीच में डील अच्छी खासी चल रही थी, हॉर्मुज पे टेंशन्स कहीं ना कहीं से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन आज जब हमारा मार्केट खुलने वाला था और ख़ास तौर पे जो एशियन मार्केट्स खुलने वाले थे, तो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स और फिर कहीं ना कहीं से टेंशन्स की एस्केलेशंस की वजह से मार्केट फिर से एक बार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सवाल फिर से वही है और सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये अगेन एक शॉर्ट टर्म पैनिक है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट सवाल कि ऐसे मौक़ों पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हॉर्मुज के डिटेल में हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हम सभी को अब तक पता चल चुका है कि हॉर्मुज है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप्स आती हैं, ख़ास तौर पे भारत जैसी कंट्रीज़ में ऑयल का इंपोर्ट होता है। ऑयल के इंपोर्ट होने के साथ ही साथ मोस्टली देखें तो हमारी जो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो ऑयल पर आधारित है, यानी कि क्रूड ऑयल से ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज चलती हैं, घरों में ईंधन इस्तेमाल होता है और कॉमर्शियल तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा है कि पिछले कई महीनों से जो भी टेंशन्स हो रही थी उसकी वजह से ना सिर्फ कॉमर्शियल एलपीजी के दाम बल्कि ओवरऑल पेट्रोल एंड डीजल के दाम भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो जब जब ये चीज़ें बढ़ती हैं, राइट, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं या पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। यानी कि जो हम चीज़ें सस्ते में ख़रीदते थे, मान लीजिए 10-12 रुपए में ख़रीदते थे, वो चीज़ें सीधे सीधे 13-14 या 15-16 रुपए में भी हो जाती हैं। तो हमने पिछले कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम्स देखी थी, कहीं ना कहीं से धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स ठीक होती हुई दिखाई दे रही थी, बट फिर से यहाँ पे देखें तो एक तरह से टेंशन्स बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो जब जब टेंशन्स बढ़ती है, सीधा सीधा इसका असर पड़ता है हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों पर। शिफ्ट्स डिले होती हैं और जब शिफ्ट्स डिले होती हैं तो कहीं ना कहीं से ऑयल सप्लाई बाधित होती है। तो अगर ऑयल महंगा होता है तो इसका असर बहुत सारे इंडस्ट्रीज पे पड़ता है। सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उस पे पड़ता है, एविएशन इंडस्ट्री पे पड़ता है। हमने देखा था इंडिगो एयरलाइंस ने कई सारी विमानों को स्थगित कर दिया था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, केमिकल कंपनीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ लंबे समय तक अगर चीज़ें रहती हैं ऐसे, तो इंटरेस्ट रेट्स भी जनरली बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो क्या ऐसे सिचुएशंस पहले नहीं आई हैं। देखिए, अब ये सिचुएशन जो आज की है, आज की ताज़ा सिचुएशन जिसमें कि हमारा निफ्टी करीब करीब 2% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो अभी अभी ताज़ा सिचुएशन है जिसकी वजह से मार्केट एक तरह से डर गया है। लेकिन पहले की अगर हम सिचुएशंस देखें, 2022 में जाएं, जब रशिया यूक्रेन के एस्केलेशंस हुए थे, टेंशन्स बढ़ी थी, तो मार्केट पर उसका असर तो पड़ा था लेकिन लंबे समय के लिए नहीं था। हालांकि अभी भी एस्केलेशंस हैं वहाँ पर, बट मार्केट ने कहीं ना कहीं से उससे उबार पा लिया। लेकिन यहाँ पे जो यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स हैं, राइट, ये जैसे टेंशन्स की वजह से मार्केट जनरली रिएक्ट करता है। तो मार्केट पहले रिएक्ट करता है लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट क्या करता है, अपने फंडामेंटल्स पर वापस आता है। तो ऐसे सिचुएशंस पे हमें मार्केट के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक डाटा को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि ये चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं, मार्केट वोलेटाइल रहता है, लेकिन
ये चीज़ें बाद में ख़त्म हो जाती है और मार्केट फिर से एक रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। देखिए सितंबर 2024 से मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो किन्हीं कारणों से हो सकता है कि वो कारण मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस हो सकता है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो, जैसे कि अभी हो रही है। बट मार्केट क्या करता है कि एक समय के बाद वो एक नया हाई बनाता है। हिस्टोरिकली हमने ये देखा है। तो यहाँ पर आप देखिए तो मार्च एंड में करीब करीब 21,781 पॉइंट के आसपास था निफ्टी 50। सितंबर में देखें तो यहाँ पे करीब करीब 26,200 पॉइंट के आसपास था। तो ये जो 21,000 वाला पॉइंट है, राइट, इस पॉइंट पे फिलहाल मार्केट दोबारा नहीं आया है सितंबर 2024 के बाद, इवन एस्केलेशंस के बावजूद। ठीक है, तो मार्केट में हमेशा गिरावटें होती रही हैं। गिरावटों के बाद मार्केट एक नया हाई बनाता रहा है और मार्केट हमेशा हायर हाइज हायर लोज पैटर्न पे कहीं ना कहीं से चलता हुआ दिखाई दिया है हिस्टोरिकली। अब यहाँ पे अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब सीज़ फायर हुए थे, जब संधियाँ हुई थी, हस्ताक्षर हुए थे उन पे, तो मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस भरभरा कर गिरे थे और मार्केट में करीब करीब $67 के आसपास ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ चुके थे। अब यहाँ पे देखिए तो पिछले 24 घंटे के अंदर ही यहाँ पे करीब करीब $75 के आसपास फिर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुँचते हुए दिखाई दिए। तो जब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस $90-100 के ऊपर जाते हैं तब तब कहीं ना कहीं से मार्केट पे उसका प्रेशर देखने को मिलता है, असर देखने को मिलता है, क्योंकि चीज़ों के इस्तेमाल में कमी आती है और चीज़ों के इस्तेमाल में जब कमी आती है तो वहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं से एक प्रेशर टाइप की सिचुएशन बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे क्रूड ऑयल का। अब यहाँ पे अगर हम समझें कि मार्केट फंडामेंटल्स कैसे लेकर चलता है, देखिए होता क्या है कि मार्केट को गिरने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, चाहे वो कोविड की सिचुएशन रही हो, चाहे वो 2015 के इकोनॉमिक स्लोडाउन की सिचुएशन रही हो, चाहे 2022 में हमने देखा कि रशिया यूक्रेन की एस्केलेशंस की सिचुएशन हो, इवन 2025-26 में हमने देखा यहाँ पे हमारे ट्रम्प साहब जो कि पहले कुछ और करते थे अब वहाँ पे कुछ और करने लगे हैं, चीज़ें उनकी स्टेटमेंट्स आते हैं, कुछ देर बाद स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं। अब जब यूएस मार्केट खुलने वाला होगा तो हो सकता है कि उनका कुछ नया शगुफा आए, नया स्टेटमेंट आए जो कि यूएस मार्केट के लिए कुछ खुशहाली लेके आए। तो चीज़ें वो कहीं ना कहीं से इधर उधर की इम्पैक्ट हो रही हैं, बट ये चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए हमें देखने को मिली हैं हिस्टोरिकली। तो यहाँ पे मार्केट का आप देखिए तो जुलाई के महीने में मार्केट का ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब करीब 21 के आसपास देखने को मिल रहा था, राइट। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6 और 7 जुलाई को 21 के ऊपर था। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारे निफ्टी 50 का मार्च 2025 के महीने में, तो मार्च 2025 के महीने में आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 20 के आसपास, इनफैक्ट 13 मार्च 2025 को 19.91 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो जब जब मार्केट में 20 से नीचे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जाता है तब तब मार्केट एक अंडर वैल्यूड वाली सिचुएशन में होता है और वहाँ से मार्केट एक नई रैली दिखाता है। ये हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे हम कह रहे हैं और ये एक फैक्ट है। कोविड के समय पे, कोविड के सिचुएशंस में अगर हम देखेंगे तो कोविड के समय पे क्या था कि मार्केट एक समय पर 17-18 के पीई पे आ चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.66 के आसपास का पीई हमें देखने को मिल रहा था 30 मार्च 2020 को, जबकि पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन शुरू भी नहीं हुआ था, पहला लॉकडाउन चल रहा था। तो ऐसे में देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं से प्राइस इन ऑलरेडी कर चुका था। मार्केट में हम इन्वेस्टर्स डर रहे थे लेकिन बॉटम बन चुका था, उसके बाद मार्केट रिवर्ट करता गया। दूसरा फेज़ लॉकडाउन का तो और भी भयावह था लेकिन मार्केट ने ओवरऑल कहीं पे रुका नहीं और एक नया हाई बनाया जाके। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट चलता अपने फंडामेंटल्स पे है, गिरता बहुत सारे कारणों से है और गिरावट जो होती है मार्केट को वोलाटाइल कर देती है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट कहीं ना कहीं से अपने फंडामेंटल्स को वापस पा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च 2020 में देखिए आप क्या हुआ था मार्केट के साथ, 7,630 के आसपास आ चुका था ओवरऑल निफ्टी और ये गिरावट एकदम से हुई थी, 2-3-4 महीने के अंदर ही हुई थी। और गिरावट कब से शुरू हुई थी? गिरावट ऐसा नहीं कि कोविड के समय से हुई थी, गिरावट 20 जनवरी 2020 से ही शुरू हो चुकी थी। जनवरी फरवरी में पहले केसेस हमें देखने को मिले थे चाइना में, उसके बाद मार्च में एक तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन लगा था और यहाँ पे देखिए तो मार्च में ही एक तरह से बॉटम बन चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं से फॉरवर्ड लुकिंग होता है और आज की जो गिरावट हुई है ये बड़ी गिरावट है नो डाउट,
तो हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी कहीं ना कहीं से प्राइस इन होता हुआ दिखाई दे। बट अगेन ट्रम्प साहब की बातों पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो आते हैं कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो मार्केट में ऐसे सिचुएशंस में जनरली हम इन्वेस्टर्स को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए और ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत फंडामेंटली साउंड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम डॉलर के हालात देखें, रुपये के हालात इनफैक्ट डॉलर के अगेंस्ट में, तो 95 रुपये 59 पैसे के आसपास यहाँ पे $1 चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में देखें तो थोड़ा बहुत रुपया वीक हुआ है, लेकिन पिछले 1 महीने में आप देखें तो हमारा जो रुपया है वो मजबूत हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मई के महीने से जहाँ पे 96, साढ़े 96, 97 रुपये के आसपास $1 पहुँच चुका था, उसके बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारा रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है डॉलर के अगेंस्ट में। तो अब यहाँ पे अगर इस तरह की एस्केलेशंस होती हैं और चीज़ें टेंशन्स रहती हैं हॉर्मुज में, तो फिर से कहीं ना कहीं से रुपया वीक पड़ सकता है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो भी हम कारोबार करते हैं राइट, फॉरेन करेंसीज में हमें करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर हमें कारोबार डॉलर के टर्म्स में करना पड़ रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई, तो कहीं ना कहीं से हमारे रुपए पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है, जिसकी वजह से रुपया वीक होता है। और जब रुपया वीक होता है तो स्टॉक मार्केट पे भी सीधा या इनडायरेक्ट असर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम FIIs के डाटा पर ध्यान दें तो FIIs पिछले 4-5 दिनों से वापस आने की कोशिश कर रहे थे। हम काफ़ी समय से FIIs से रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया अब वापस आ जाओ, तब वापस आ जाओ, क्योंकि FIIs ही एक ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि मार्केट को एक मोमेंटम देते हैं। हमारे DIIs ने मार्केट को संभाल तो रखा है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स ने संभाल तो रखा है, लेकिन FIIs जनरली मार्केट को मोमेंटम देते हैं और एक नया हाई बनाने में मदद करते हैं। तो FII जितनी जल्दी भारत वापस आएंगे उतना अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। अब यहाँ पे देखें तो US मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, बाकी जो फॉरेन के मार्केट्स हैं कहीं ना कहीं से वो प्राइस इन हो चुके हैं। ऐसे में इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह उनके लिए बसती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं FIIs। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है और आपसे कोई आके कह देता है कि आपके पास जो चीज़ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले उसको देखेंगे राइट। ऐसे बिल्कुल हमें वही करना है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय। यानी कि हमारे पास कोई कंपनी का स्टॉक है तो हमें ये देखना है, प्राइस गिर गई अगर मान लीजिए एक दिन में लोअर सर्किट भी लग गया, 10-12% की गिरावट भी हो गई, तो भी हमें वापस जाके देखना है कि हमारे पास क्या है पोर्टफोलियो में, क्या उसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, क्या बिजनेस स्ट्रांग है, क्या हिस्टोरिकली कंपनी ने पास्ट परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सब चीज़ों को स्टडी करना है, एनालाइज करना है एंड ये देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो ऐसी गिरावटें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। सो हमेशा याद रखिए, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, सिचुएशंस होती है, वो लॉन्ग टर्म बियर मार्केट कभी नहीं बनाती हैं और वहीं पर इसके साथ ही साथ हर करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है। दोनों के बीच में डिफरेंस एक ही है, बिजनेस की क्वालिटी। ऑल इन ऑल न्यूज़ को समझिए, देखिए, एंजॉय करिए, लेकिन डिसीजंस फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल रही होंगी आपको, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसे रहता है वो समझने को मिल रहा होगा। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लोर करिए।